जय हिंद बड़े सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 10 का जो ज्योग्राफी था यानी कि भूगोल का जो पहला अध्याय था आपका संसाधन एवं विकास, तो इस अध्याय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो लिया था उसमें इंट्रोडक्शन क्लास था कि संसाधन होता क्या है, संसाधन को किस तरह से बनाया जाता है और बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। और हम लोग लास्ट में देखे थे कि संसाधन को कितने भाग में बांटा जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि संसाधन को कुल मिला के 4 भागों में बांटा जाता है। तो 4 भाग क्या क्या था भाई? तो पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था समाप्यता के आधार पर, तीसरा आपका क्या था? स्वामित्व के आधार पर, और चौथा आपका क्या था? विकास के स्तर के आधार पर। तो हम लोगों ने उसको बांट दिया था। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोगों ने बांटा तो भाई आखिर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों में क्या क्या आते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जैव और अजैव आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि जब समाप्यता के आधार पर बात करेंगे तो नवीकरण और अनवीकरण संसाधन आते हैं। फिर हम लोगों ने जब स्वामित्व के आधार पर हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने देखा कि निजी संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्र संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो है वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि विकास का स्तर के आधार पर बात किया जाए तो संसाधन को मेजर हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो ये हम लोगों ने भाग देखा था। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग उन्हीं भागों को विस्तार से पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप निजी संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन अंतर स्पष्ट करें, या व्यक्तिगत संसाधन और निजी संसाधन क्या है। कभी कभी पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, या ये क्या है। कभी कभी पूछा जाता है जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट करें और ये क्या है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आज इसी टॉपिक को क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ाएंगे। तो देख सकते हो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि संसाधनों को कितने भाग में बांटा जा सकता है। तो आपको पता होगा संसाधनों को हम लोग कुल मिला के 4 भाग में बांटते हैं। तो 4 भाग में पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि समाप्यता के आधार पर, तीसरा क्या होता है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा क्या होता है विकास के स्तर के आधार पर। तो अगर मैं बात करूं तो देखो कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटते हैं। एक क्या होता है जैव संसाधन, दूसरा क्या होता है अजैव संसाधन। तो बात करते हैं जैव संसाधन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जैव संसाधन क्या है, अक्सर पूछा जाता है, या अजैव संसाधन क्या है, अक्सर पूछा जाता है। तो बात करेंगे, देखो सबसे पहली बात कि जैव संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति कहां से होगा, तो जीव मंडल से होगा। कहां होगा? जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होगा। अब जीव मंडल मैंने पता होगा आपका कि जिसमें जीवन होता है, जिसमें क्या होता है? जीवन होता है। और इस जैव संसाधन का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि जैव संसाधन में जीवन पाया जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव संसाधन क्या है, तब क्या बोलोगे कि ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है तथा जिसमें जीवन पाया जाता है, ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? जैव संसाधन बोला करते हैं। तो अगर आपको याद अच्छे से हो जाए इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है कि भाई सबसे पहली बात कि जैव संसाधन मिलता कहां है, प्राप्ति यानी कि कहां मिलता है, तो ये जीव मंडल में मिलता है। कहां मिलता है? जीव मंडल। और जीव मंडल की विशेषता क्या है कि इसमें जीवन पाया जाता है। जैसे बात किया जाए, जैसे आप अगर मनुष्य का बात कर रहे हो तो मनुष्य क्या है? एक जैव संसाधन है। क्यों? क्योंकि देखो मनुष्य भी आपकी आवश्यकता पूरा करता है, क्योंकि संसाधन का अर्थ क्या होता है? ऐसी वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूरा करती हो। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ऐसे वस्तु जो पर्यावरण में उपलब्ध हो, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हो, जिसको बनाने का तकनीक प्रोसेस हमें पता हो, संसार उसको मानेगा, उसको हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? जैव संसाधन। वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए मनुष्य हो गया, जितने भी वनस्पति जात होते हैं, जो भी वनस्पति हैं सारे के सारे हो जाते हैं। जितने भी प्राणी हैं, मछली हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, सारे के सारे जितने भी मछली होते हैं, मत्स्य होते हैं, और जितने भी पशु होते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? जीव मंडल के अंतर्गत आते हैं। और जीव मंडल के अंतर्गत आने के कारण ही क्या हो गया कि ये सारे के सारे हमारे लिए जैव संसाधन है माय डियर फ्रेंड। अब समझेगा कैसे? अब मछली की मैं बात करता हूँ। मत्स्य बने क्या होता है? मछली होता है। क्या होता है? मछली होता है। अब मछली हमारी आवश्यकता को कैसे पूरा करता है भाई? तो आप मेरे को चीज बताओ, मछली को क्या करते हैं? ला के हम लोग कुआं में डालते हैं। क्यों डालते हैं? हम लोग का एक माइंडसेट होता है कि मछली पानी को क्या करता है? साफ करता है। उसी तरह किसी तालाब में अगर मछली है तो मछली क्या करेगी? उस तालाब की पानी को साफ करेगी। तो अगर मछली तालाब की पानी को साफ कर दी तो हमारे लिए क्या किया? वो एक आवश्यक हो गया। क्यों? क्या हो गया? आवश्यक हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम लोग खाते हैं, तो
तो जो नहीं खाता उसके उसके अकॉर्डिंग और जो खाता है उसके अकॉर्डिंग तो आपको पता होगा। दूसरी, जैसे हम लोग बात करेंगे पशुधन। पशुधन में मान लो हम लोग गाय का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, गाय का बात करते हैं। तो गाय से हमें क्या मिलती है, दूध, गोबर मिलता है कि नहीं, दूध भी मिलता है, गोबर मिलता है। तो अगर दूध हमारे पास है तो दूध को बेच के या दूध को खा के हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, पी के अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे प्राणी जात, तो प्राणी जात में मान लो घोड़ा हो गया, तो घोड़ा से क्या करते हैं हम लोग, कहीं कहीं जा सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हाथी हो गया, हाथी को पाल सकते हैं। तो ये सारी क्या करती है, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। वनस्पति जात में पता है आम, अमरूद, केला, ये सबका पेड़ आ गया तो भी हमारी आवश्यकता को क्या करता है, पूरा कर देता है। कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में पता होगा। उसी तरह मनुष्य भी हमारी आवश्यकता को पूरा कर देता है। तो ये रही जैव संसाधन के बारे में। अब बात कर लेते हैं अजैव संसाधन के बारे में। तो अजैव संसाधन की प्राप्ति, जिस तरह से जैव संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होता था, उसी तरह अजैव संसाधन की प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है। कहां से होती है, निर्जीव वस्तुओं से। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये संसाधन की प्राप्ति निर्जीव मंडल भी मैं बोल सकता हूं। इसीलिए निर्जीव मंडल बोलने में थोड़ा खराब लग रहा है, इसलिए मैंने क्या बोला कि निर्जीव वस्तुओं से होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अजैव संसाधन क्या है, तो क्या बोलेंगे, ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति या जिनकी प्राप्ति या जिनको कहां से बनाते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बनाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन बोलेंगे माय डियर फ्रेंड। अब इसकी विशेषता क्या है भाई, तो इसमें जीवन नहीं पाया जाता। निर्जीव वस्तु से प्राप्त होगा तो जीवन नहीं पाया जाएगा ना, ये तो सारे मृत वस्तु होते हैं, तो क्या होगा, जीवन नहीं पाया जाता है, सबसे बड़ी विशेषता। अब जैसे मैं बात करूंगा तो जैसे आप चट्टान को देख लो, जैसे आप कोई धातु को देख लो, आप ईंधन को देख लो, तो क्या इन सारे चीजों में, क्या चट्टान में, क्या धातु में, क्या ईंधन में आपको क्या दिखाई मिलता है, मैं बोलूंगा तो आपको क्या जीवन दिखाई मिलता है, क्या नहीं। तो अब ये तो रही बात कि भाई जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है। तो मैं इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, तो आप कैसे लिखोगे कि एक तरफ जैव लिख दिए, एक तरफ क्या लिखोगे, अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन की तरफ क्या लिखोगे, ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होता है। क्या होता है, जीव मंडल से होता है। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव संसाधन कहते हैं। और निर्जीव की तरफ क्या लिखोगे, ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको अजैव संसाधन बोलेंगे। अब उसके बाद उसमें दूसरा नंबर में क्या लिखोगे कि इस संसाधन में जीवन पाया जाता है। और आप अजैव में क्या लिखोगे, इस संसाधन में जीवन नहीं पाया जाता है। उसके बाद जैसे में आप लिख दोगे उधर ये वाला, और जैसे में आप क्या लिख दोगे इधर ये वाला। तो ये रहा अजैव संसाधन और जैव संसाधन का अंतर स्पष्टीकरण। अब बात करते हैं। अब हम लोग एक तो देख लिए भाई कि उत्पत्ति के आधार पे दो भाग में होता है, उसी तरह समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटते हैं। एक नवीकरण संसाधन होता है और दूसरा क्या होता है, अनवीकरण। पहला क्या होता है, नवीकरण संसाधन, और दूसरा क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अनवीकरण संसाधन। क्या होता है, एक नवीकरण और दूसरा क्या होता है, अनवीकरण। तो बात करेंगे सबसे पहले नवीकरण युक्त संसाधन का। यहां देख सकते हो नवीकरण युक्त संसाधन है, और यहां पे आपका क्या है, अनवीकरण योग्य संसाधन दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राप्ति का। तो नवीकरण योग्य जो संसाधन होते हैं, ये इनको हम लोग भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं, इसको पुनः प्राप्ति कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और इसकी विशेषता क्या है भाई, ये तो प्राप्ति था कि कैसे इसको बना सकते हैं। प्राप्ति की बात करें तो ये पूर्ति योग्य संसाधन है। क्या है, ये पूर्ति योग्य संसाधन है। जैसे कि मान लो, बोलने का मतलब है कि आपके घर में शादी है, आपके घर में शादी है, और आपने क्या किया, बहुत ज्यादा मात्रा में आपने शरबत बनाया और आप शरबत सबको बांट दिए, लेकिन खत्म हो गया। और इन केस एक दूसरा व्यक्ति आ गया और आप क्या करते हो कि आपका जो शरबत था पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम आप उसको पानी दे दोगे और वो पी लेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि आपके घर में शरबत बना था। तो मेरा बोलने का मतलब कि पानी क्या क्या उसकी पूर्ति कर दी। तो ऐसी पूर्ति की बात नहीं थी। यहां पूर्ति की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पूर्ति की बात करूं,
तो पूर्ति योग संसाधन इसको क्यों बोलते हैं कि देखिएगा कारण कि अगर बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम लोग एक बार उपयोग करते हैं फिर वो संसाधन खत्म हो जाता है, और ऐसा अगर निरंतर चलता रहा उस संसाधन के साथ अगर उसका उपयोग होता रहा तो वो संसाधन एक समय जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो फिर उसका जगह कौन लेगा? जैसे शरबत का जगह पानी लिया था तो उसका जगह कौन लेगा? तो उसका जगह तो कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन नवीकरण संसाधन में क्या होता है कि उसका जगह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको फिर से हम लोग बना सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ये एक पूर्ति योग संसाधन है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ति योग संसाधन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि नवीकरण योग संसाधन को क्या बोलते हैं, पूर्ति योग संसाधन बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। आगे जैसे आप देखोगे सौर तथा पवन ऊर्जा, आप सौर ऊर्जा की बात करो, आपने आज अपने सौर प्लेट के द्वारा या आप सौर ऊर्जा को आज आपने मान लो कि कुछ मात्रा में इकट्ठा किया, आप उसको दिन में यूज करके खत्म कर दिए, फिर कल आपको फिर क्या होगा, सोलर लाइट मिल जाएगा, आपको सोलर एनर्जी मिल जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, कल फिर से आप अपना जो भी आपको पावर स्टोरेज करना स्टोरेज करके अपना काम कर सकते हो। उस तरह पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वन हो गया। देखो कि जल, जैसे मैं बात करूंगा जल आप देखते हो कि आप देखोगे आपके आसपास में तालाब होते हैं, बरसात के दिन में पानी तो पूरा का पूरा भर जाता है, बरसात के दिन में पानी जो है उस तालाब में पूरा का पूरा भर जाता है, और गर्मी के महीना खत्म होते होते उस तालाब से पानी जो है सबके सब उड़ जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पानी आखिर अगर उड़ गया तो उस तालाब से पानी खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, उस तालाब से भले ही पानी खत्म हो गया, लेकिन पानी जब वाष्पीकृत होकर बादल में परिवर्तन हुआ, और वो जब बादल में परिवर्तित हुआ तो पता है कि बादल तो एक जगह रहता नहीं, वो हवा के साथ इधर उधर बहता रहता है। तो जब मान लो कि इस जगह से वाष्प बन के बादल यहाँ बना, और इधर से हवा दे रही वो उड़ के यहाँ पे आया, और यहाँ पे वो भारी हो गया तो पानी यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ का पानी कहाँ आया, यहाँ आया, तो वो हस्तांतरण हुआ, लेकिन उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल गई, क्योंकि जितना वाष्पीकृत हुआ उतना पानी क्या हो गया कि आसमान से नीचे गिर गया, और कहीं और क्या होगी, बारिश हो गई। या आप बोलोगे कि सर हम लोग पानी पीते हैं, तो यार हम लोग पानी अगर मान लो चापाकल से उठाए, पीने के बाद कहीं तो जाके निकाल के देते हैं ना, वाष्पीकृत होकर हमारे बॉडी से कहीं ना कहीं चला जाता है। पेड़ पौधे पानी को ग्रहण करते हैं, तो पेड़ अगर ग्रहण किए तो उनसे भी वाष्पीकृत की क्रिया हुई, और कहीं ना कहीं जाके पानी जो होती है बादल बन के जरूर गिर जाता है। तो अगर पूछा जाएगा नवीकरण योग संसाधन क्या है, तो ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति क्या बोलेंगे, भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात कि ये संसाधन पूर्ति योग संसाधन होते हैं। जैसे मैं बात करूंगा सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वनस्पति जात क्या होगा, इसके प्रकार है। आप समझिएगा कि अगर मैं बात करूं ये नवीकरण योग्य संसाधन है, आज तक ये यूट्यूब में कोई नहीं बताया होगा, मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूं कि ये जो नवीकरण योग्य संसाधन है माय डियर फ्रेंड, इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। और ये दो भाग क्या क्या, एक होता है सतत अथवा प्रभाव संसाधन, एक क्या होता है सतत अथवा प्रभाव संसाधन, और दूसरा क्या होता है जैव संसाधन। दूसरा क्या होता है जैव संसाधन। एक क्या होता है सतत अथवा प्रभाव संसाधन, और दूसरा क्या होता है जैव संसाधन। तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। जैव संसाधन, आखिर हम लोग नवीकरण योग्य संसाधन में जैव संसाधन को क्यों रखते हैं, समझेगा। जैसे हम लोगों ने बात किया कि भाई मनुष्य जो होता है, वनस्पति और प्राणी जात, मत्स्य पशु जो होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आपके घर में 5 लोग हैं और आपके फैमिली से कोई एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति था, आपके दादा दादी या उसके दादा दादी, वो एक्सपायर कर जाते हैं, तो क्या आपका शादी जब होगा तो आपका एक बेटा आएगा या आपकी एक बेटी होगी फूलकुमारी जैसी, तो क्या अब पूर्ति तो हो गई ना। आपके फैमिली में पहले 5 लोग थे, आपका शादी हुआ और आपका एक बेटा हो गया, तो आपकी जो पूर्ति थी, जो आपका खत्म हो गया, वो फिर से आपके पास आ गया। तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रक्रिया के द्वारा ला सकते। तो जैव संसाधन क्या है, एक नवीकरण योग्य संसाधन है। और सतत प्रवाह के अंतर्गत क्या क्या आता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे सतत के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतत प्रवाह किसे कहा जाता है, तो सतत प्रवाह के द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जो होता है, इसके अंतर्गत क्या करता है, इंक्लूड किया जाता है। और जैव संसाधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया माय डियर फ्रेंड। तो यह था आपका नवीकरण योग्य संसाधन का। बात कर लेते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन का। तो समझिएगा, अनवीकरण योग्य संसाधन की जो प्राप्ति होती है वह लंबे भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, लंबे भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है।
और इसको बनने में इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। क्या लगता है? लाखों वर्ष का समय लगता है। अब आप बात गौर करो, मैंने क्या बोला कि मैंने सौर ऊर्जा के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा मैंने एक बैटरी को चार्ज करा, और बैटरी को चार्ज करा के बाद रात को हम लोगों ने क्या क्या उसका यूज कर दिया। अब वो बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए मुझे कितने घंटे की जरूरत होगी? मान लो 8 घंटे की, 9 घंटे की। 9 घंटे के बाद मुझे क्या होगा? फिर से सोलर एनर्जी मिल जाएगा और मैं क्या करूंगा? फिर से उस बैटरी को चार्ज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं मान लो कि मैं क्या करता हूं, जीवाश्म, दैट मीन्स पेट्रोल को, मैं किसका बात करूंगा? पेट्रोल को या डीजल को या मिट्टी के तेल को। मैंने क्या करा कि मैंने 1 लीटर जो पेट्रोल है वो मैंने अपनी गाड़ी में भराया, और मैं यहां से भरवाने के बाद मैं धनबाद तक का मैंने ट्रेवल किया, या मैं आपके शहर तक का मैंने ट्रेवल किया। तो अब जो 1 लीटर पेट्रोल मेरे गाड़ी ने फूंक डाला, अब भले ही जो 1 लीटर पेट्रोल मेरे गाड़ी ने फूंका, तो कहीं ना कहीं जिस जमीन से, जिस गड्ढे से हम लोगों ने वो पेट्रोल निकाला था, मैं पेट्रोल पंप की बात नहीं कर रहा हूं, उस गड्ढे से जो मैंने पेट्रोल निकाला था, अब वहां उस पेट्रोल को बनने में या हमारे पूरी पृथ्वी में उस पेट्रोल को भरने में लाखों वर्ष का समय लगता है। आपको ये पता होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो नवीकरणीय संसाधन होता है, इनकी प्राप्ति भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है, जो तुरंत मिल जाता है। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है, उनकी प्राप्ति लंबे भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसके कारण इसकी प्राप्ति में लाखों वर्ष का समय लगता है माय डियर फ्रेंड। जैसे आप लोगों ने देख लिया, खनिज, जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें जो होती है उसमें इंक्लूड की जाती है। अगर मैं प्रकार का बात करूं तो इसको जो है अनवीकरणीय संसाधन को, जो आज तक कोई नहीं बताएगा, मैं बस फिर से बता दूं, अनवीकरणीय संसाधन को 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। एक वो संसाधन जिसको बोलते हैं पुनः चक्रीय संसाधन, और एक वो संसाधन होता है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जिसको बोलते हैं अचक्रीय संसाधन। क्या बोलते हैं? अचक्रीय संसाधन। यानी समझेगा कि मैंने क्या बोला, जिसको बनने में लंबा प्रोसेस लगता है। तो जितने भी हमारे धरती के अंदर जितने भी जीवाश्म हो गए, जितने भी खनिज पदार्थ है, आप बताओ कोयला को बनने में क्या 1-2 साल लगते हैं क्या? उनको भी बनने में लाखों साल लगता है। क्या जीवाश्म जितने भी आप देखोगे, लोहा हो गया, जैसे लोहा हो गया, बॉक्साइड हो गया, है ना, तो ये सारी चीजों को भी बनने में, यूरेनियम हो गया, तो ये सारी चीजों को बनने में भी क्या होता है? लाखों वर्ष का समय लगता है। तो इसी के आधार पर इनको 2 भाग में बांटते हैं। क्यों 2 भाग में बांटते हैं? कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको मान लो, जैसे अब आप देखोगे लोहा को देखोगे, तो लोहा को हम लोगों ने सबसे पहले खनन करके लाया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? खनन करके लाया, तो पूर्ण रूप से हमको लोहा नहीं मिला। फिर उसकी छटाई उटाई करने के बाद हमको पूर्ण रूप में एक लोहा मिल गया। अब लोहा को क्या करते हैं? मान लो कि एक हम लोगों ने गेट बना दिया। अब क्या हो गया? उस गेट में कुछ दिन, सालों साल, 10 साल यूज किया हम लोगों ने। अब फिर देखा उसमें जंग लग गया, तो हम लोगों ने क्या किया? उस पूरे के पूरे गेट को उठाकर कबाड़ी पट्टी को हम लोगों ने दे दिया, जो लोहा बेचा करता है, जो लोहा खरीद के बेचा करता है। तो हम लोगों ने क्या किया? उस कबाड़ी पट्टी वाले को पूरा का पूरा हम लोगों ने गेट जो है सौंप दिया। अब वो क्या करेगा? उसको मशीन में डालेगा और फिर से क्या करेगा? लोहा की प्राप्ति कर लेगा। और ये जो लोहे की प्राप्ति होगी वो 1-2 बार की प्रक्रिया होगी, और अंततः फिर क्या होगी? वो जाके खत्म हो जाएगी। तो उसी तरह क्या होता है कि कुछ ऐसे अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनको हम लोग 1-2 बार बना सकते हैं, और अंततः क्या होता है? वो जाके खत्म हो जाता है। जैसे आप देखो कि गांव घर के अगर आप बच्चे हो, तो हमारे यहाँ माता, जो जितने भी माताएं होती है, वो क्या करते हैं? कोयला भी मैंने बोला कि वो अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला को क्या करता है? सबसे पहले लाता है जो कच्चा कोयला होता है उसको लाने के बाद उसको घर में क्या किया? जलाया। एक बार जलाने के बाद पक्का कोयला मिला, और पक्का कोयला मिलने के बाद फिर से उसको जलाया, और जब जला के खाना बन गया तो उसके बाद भी आपको क्या मिलेगा? कुछ मात्रा में कोयला जो है बचा हुआ रहता है। फिर से माताएं लोग क्या करती है? उसका उपयोग करती हैं। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो नवीकरणीय संसाधन जो होता है एक पुनः चक्रीय संसाधन होता है। तो ये जो पुनः चक्रीय संसाधन होगा ना, ये कुछ बार के लिए होगा। क्या होगा? कुछ बार के लिए होगा। और ऐसे में बात करूंगा तो जितने धातु हो गए, जितने खनिज हो गए, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? तो पुनः चक्रीय संसाधन, अनवीकरणीय के अंतर्गत आएंगे। और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं अनवीकरणीय संसाधन में जिनको एक बार उपयोग करने से वो खत्म हो जाएगा, जिसको हम लोग अचक्रीय संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अचक्रीय संसाधन बोलेंगे। और ऐसे में आता है कौन कौन? तो जीवाश्म में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। तो इनका उपयोग क्या होता है? एक बार करने से खत्म हो जाता है। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले एक तरफ लिख देंगे नवीकरणीय संसाधन और एक तरफ क्या लिखेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? कि ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है।
और इसमें क्या लिखेंगे, अनवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति लंबे वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। उसमें क्या लिखेंगे विशेषता में कि ये क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह पूर्ति योग्य संसाधन है, यह कम समय में बनाया जा सकता है। और आप हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यह संसाधन क्या है, पूर्ति योग्य नहीं है, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्य जीव इसके उदाहरण है। और हम लोग इधर क्या लिखेंगे अनवीकरण संसाधन में कि खनिज, जीवाश्म ईंधन ये इसके उदाहरण है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई इसको जो है मैं बात करूंगा किसको, नवीकरणीय संसाधन को दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, एक सतत अथवा प्रवाह संसाधन और दूसरा क्या होता है जैव संसाधन। और वही बात करें अनवीकरण संसाधन को दो भाग में बांट सकते हैं, एक पुनः चक्रीय संसाधन और दूसरा क्या होगा अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन जिसको कुछ बार के लिए प्रयोग किया जा सकता है, फिर उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता और इसका जो है प्रयोग एक बार करने से खत्म हो जाता है। तो आपको माइंड में ये सारी चीजें बैठ जानी चाहिए, अगर बैठ गई तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, क्योंकि हम लोगों ने चार बात किया था कि संसाधन को चार भाग में बांटते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया, समाप्यता के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को मुख्य रूप से चार भाग में बांटते हैं। एक हो गया व्यक्तिगत संसाधन, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका व्यक्तिगत संसाधन पहला, दूसरा क्या हो गया सामुदायिक संसाधन और तीसरा जो होता है आपका क्या होता है राष्ट्र संसाधन। क्या होता है राष्ट्र संसाधन। और चौथा क्या होता है आपका, वो होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये चार संसाधन होते हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली बात करेंगे व्यक्तिगत संसाधन का और सामुदायिक संसाधन का। राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो है इसको अभी हम लोग क्या करेंगे पॉज करके रखेंगे और अगला जो हमारा वीडियो आएगा और उसमें ये दो संसाधन का और साथ साथ में जो भी आपके विकास के स्तर के आधार पर संसाधन बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और साथ साथ में संसाधन के प्रकार का एक पूरा का पूरा पाई चार्ट के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जो हर साल देखने के लिए मिलता है। तो बात करेंगे व्यक्तिगत संसाधन का। तो ऐसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। अब बात करेंगे जैसे आप देख लो भाई, तो सरकार आप देखो क्या होता है कि अब मैंने क्या बोला कि ऐसे संसाधन जिसमें किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, किसी व्यक्ति का अधिकार होगा, एक व्यक्ति का अधिकार होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आप देखोगे कि जितने भी आपके बाग हो गए यानी कि दैट मींस गार्डन, जो भी आपके गार्डन हो गए है ना, जो भी आपका चारागाह हो गया, जो भी तालाब हो गया, कुआं हो गया, जो भी कुआं का जो जल हो गया, कुआं का तो अधिकार है, साथ में कुएं में जो जल है उसका भी अधिकार आपका है। तो ये सारे क्या होते हैं इसके उदाहरण होते हैं। अब देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं सरकार से लीज पे जमीन लेती है और उसके लिए क्या करता है वो टैक्स पे करता है। तो जब तक वो उस जमीन पे आप टैक्स पे करोगे वो जमीन भी क्या होगा आपका होगा। तो जो भी सरकार के द्वारा जो भी आवंटित भूमि है या कोई भी एक आप घर में रहते हो उस घर का बात कर लो, या जो भी आपके घर में जो भी आपका मैं बोलूंगा जैसे हम लोग बाड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो जैसे छोटा सा आपका गार्डन बगीचा हो गया जिसपे आप सब्जी वगैरह उगाते हो, वो सारे क्या होते हैं आपके निजी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा जाएगा निजी संसाधन क्या है, तो क्या बोलेगा ऐसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं निजी संसाधन कहलाते हैं। और जैसे में बात किया जाए तो सरकार द्वारा आवंटित भूमि जैसे में किसी भूखंड या घर या अन्य जायदाद, बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये सारे निजी व्यक्ति के अधिकार में आते हैं। बात करेंगे सामुदायिक संसाधन का। तो ऐसे संसाधन का बात करेंगे तो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए क्या हो उपलब्ध हो। ऐसा संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध हो, ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे हम लोग, तो सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। जैसे आप देखोगे कि जो भी पशु चरण भूमि है जहां पे गाय, बैल, बकरियां चरा करती हैं, वो केवल आपका नहीं होता, वो सभी का होता है। दूसरा देखोगे जो भी शमशान घाट का बात करेंगे जहां पे लाशें जलाई जाती हैं, जो जहां पे लाशें कब्रिस्तान
कब्रिस्तान जहाँ पे लाशें दफनाई जाती हैं, वो भी भूमि पूरे पूरे समाज के लोगों का होता है। आप सरकारी तालाब का बात कर लो तो ये सारे क्या क्या होते हैं, ये सारे आपके उदाहरण होते हैं। साथ में अगर आप, ये तो गांव घर का बात है भाई, पशु चरण भूमि, आपका शमशान घाट, तालाब। अगर आप शहर जाओगे तो शहर में जो भी आपको सार्वजनिक पार्क मिल गया, पिकनिक का स्थल मिल गया और खेल का जो मैदान मिल गया, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत उदाहरण है, तो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत उदाहरण है। तो क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड कि सामुदायिक संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, तो आप क्या कीजिएगा, एक तरफ आप व्यक्तिगत संसाधन लिखे और एक तरफ क्या लिखे, सामुदायिक संसाधन लिखे। व्यक्तिगत संसाधन में क्या लिखोगे, ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होता है उसको क्या बोलेंगे, निजी संसाधन। और ऐसे संसाधन जिसमें समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है वो आपका क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन। भाई व्यक्तिगत संसाधन में ये सारी चीजें और सामुदायिक संसाधन में ये सारी चीजें आप लिख दोगे तो आपको जो है आंसर का सही हो जाएगा और उसका जितना मार्क्स है आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। तो ये रही पूरी की पूरी संसाधन के प्रकार का फर्स्ट पार्ट। हम लोग सेकंड पार्ट पे भी क्या करेंगे, बातें करेंगे माय डियर फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, दूसरों तक शेयर भी करना है और साथ में आप उनको भी बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिए ताकि आपका एसएसटी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 से 3 दिन के बीच में आपके साइंस के क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कुछ 1-2 दिन में फिर आपके मैथ के भी क्लासेस जो है शुरू कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे सारे फैकल्टी जो है आपके चैनल पे आ रही है। अब आपका काम बनता है हमारा सपोर्ट करना और हमें आगे लेके जाना ताकि हम आपका क्या कर सके, विकास कर सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।